नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल ज्ञान गंगा ई लर्निंग में आपका स्वागत है। आप राजस्थान जीके पढ़ रहे हैं हमारे चैनल के थ्रू, और राजस्थान जीके की श्रृंखला में आज अपन एक अलग चीज़ शुरू करने जा रहे हैं और वो है जिला दर्शन। यानी कि हम राजस्थान के पूरे 33 ज़िलों का दर्शन करेंगे और इस जिला दर्शन की कड़ी में हम सर्वप्रथम दर्शन करेंगे अजमेर का। ये आप राजस्थान का मैप देख रहे हैं और इस राजस्थान के मैप में बिल्कुल केंद्र में जो स्थित ज़िला है ये अपना अजमेर ज़िला है। इस कारण इस अजमेर को राजस्थान का हृदय कहा जाता है। चलिए अजमेर के बारे में अपन शुरू करते हैं। अजमेर का सबसे पहले लेते हैं अपन प्राचीन नाम। अजमेर के दो प्राचीन अपने को मिलते हैं। पहला जो प्राचीन नाम मिलता है वो मिलता है पृथ्वीपुर, और दूसरा प्राचीन नाम जो अपने को मिलता है वो मिलता है अजयमेरु। पृथ्वीपुर जो नाम है वो पृथ्वीराज प्रथम के द्वारा दिया गया, और अजयमेरु नाम पृथ्वीराज के ही पुत्र अजयराज के द्वारा दिया गया। यानी कि अजयराज ने 1113 ईस्वी में अजमेर की स्थापना करी और नाम दिया गया अजयमेरु। कई जगह अजयराज का नाम अजयपाल भी मिलता है। ये अजयपाल नाम कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक में अपने को मिलता है, द एनालिटिक्स ऑफ राजस्थान में। अजयपाल का समर्थन सिर्फ कर्नल जेम्स टोड ही करते हैं, चूँकि अपन देखते हैं कि अजयराज बाकी की जो अजमेर के चौहान शासक हुए हैं, जैसे अजयराज हुआ, उसके बाद में अनोराज हुए, अनोराज के बाद में विग्रहराज हुए, पृथ्वीराज हुए, तो इनके सबके लास्ट में राज लगा हुआ है। तो ऐसा माना जाता है कि अजमेर के जो शासक हुए वो अपने पीछे राज लगाते थे, और पाल जो लगाते हैं वो करौली के शासक लगाते हैं। तो टोड जो कर्नल जेम्स टोड हैं उन्होंने माना कि इनका नाम अजयपाल था। इनके अलावा कोई इतिहासकार ये दावा नहीं करता है कि इनका नाम अजयपाल था। चलिए, अजयमेरु का शाब्दिक अगर अर्थ अपन लें तो अजय का मतलब आप जानते हैं, अजय का मतलब होता है जिसे कोई जीत ना सके, जिसे जीता ना जा सके। और मेरु का अर्थ होता है पर्वत। चूंकि अजमेर अरावली पर्वतमाला से घिरा हुआ है, इसलिए इसका एक शाब्दिक अर्थ यह भी निकल सकता है कि ऐसा पर्वत जिसे कोई जीता ना जा सके। तो ये अजमेर की है। आगे देखते हैं इसके उपनाम। उपनाम पर आते हैं। अजमेर को राजस्थान का हृदय कहा जाता है। अभी मैंने आपको बताया कि हृदय क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये राजस्थान के बिल्कुल केंद्र में स्थित है। किसमें स्थित है? केंद्र में, इसलिए इसको राजस्थान का हृदय कहा जाता है। अगला कहा जाता है इसको भारत का मक्का। भारत का मक्का मदीना भी अपन कह सकते हैं। भारत का मक्का मदीना क्यों कहा जाता है? यहाँ पर ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती की दरगाह है, जो पूरे भारत के मुस्लिम संप्रदाय के लिए मक्का मदीना जितना पवित्र माना जाता है। इस वजह से इसको भारत का मक्का कहा जाता है। कई जगह राजस्थान का मक्का भी मिलता है, तो अगर भारत का मक्का है तो राजस्थान का मक्का वैसे ही है। तो ये भारत का मक्का। अगला देखते हैं, इसको बोलते हैं राजपूताने की कुंजी। राजपूताने की कुंजी। राजपूताने की कुंजी इसलिए बोला जाता है क्योंकि इस अजमेर दुर्ग से या अजमेर से
मुगल शासकों ने पूरे राजस्थान से संधि करना, यहाँ पे मुगल दरबार लगाना वगैरह ये सब चीज़ें यहीं से संचालित करी थी, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, राजपूताने की कुंजी। और ये नाम दिया गया था इसको कर्नल जेम्स टोड के द्वारा। आगे आते हैं, इसको राजस्थान का जिब्राल्टर भी कहा जाता है। राजस्थान का जिब्राल्टर कहा जाता है। और ये राजस्थान का जिब्राल्टर जिसने इसको ये संज्ञा दी उनका नाम है बिशप हेबर। बिशप हेबर के द्वारा इसको राजस्थान के जिब्राल्टर की संज्ञा दी गई। जिब्राल्टर क्या है? जिब्राल्टर एशिया और ईरान इनके बीच में एक जल संधि है जो दोनों को जोड़ती है। और ये जिब्राल्टर यानी जो अजमेर है ये सीधा दिल्ली को और राजस्थान से जोड़ता है, इसलिए इसको राजस्थान का जिब्राल्टर कहा गया। ये इनके उपनाम है। इसके अलावा बहुत से उपनाम है, जैसे अंडों की टोकरी भी कहते हैं इसको, ठीक है। राजमार्गों का चौराहा कहते हैं, राजस्थान का नाका कहते हैं, ये इनके उपनाम है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ के शासकों की। जैसे कि आप जानते हैं अजमेर में चौहान शासकों का शासन रहा था, तो बात कर लेते हैं पहले चौहान शासकों की। सबसे पहले जो अजमेर का प्रतिपूर्ण नाम था वो पृथ्वीराज प्रथम के द्वारा दिया गया। पृथ्वीराज प्रथम के पुत्र थे अजयराज। अजयराज की बात करते हैं, जिनको अजयपाल भी बोलते हैं। देखो ये क्वेश्चन आरपीसी में आया हुआ है जिसमें दोनों ऑप्शन दिए गए थे, अजयराज भी दिया गया था और अजयपाल भी दिया गया था, लेकिन उसमें आरपीसी ने अजयराज को सही माना था। इस वजह से हम लोग ज़्यादा फैक्ट मानना है कि उनका नाम क्या था, अजयराज था। अजयराज की अपन बात करें तो इन्होंने अजमेर की स्थापना करी। अजमेर की स्थापना इनके द्वारा की गई। कब की गई? 1113 ईस्वी में। इसी 1113 ईस्वी में एक बीटली नामक पहाड़ी है। इस बीटली नामक पहाड़ी पर इनके द्वारा एक गढ़ बनाया गया, यानी कि दुर्ग बनाया गया, और इस दुर्ग को नाम दिया गया गढ़ बीटली। जिसका नाम क्या दिया गया? गढ़ बीटली, या फिर इसको अजय मेरू दुर्ग भी कहा जाता है। और इसी अजयमेरू दुर्ग का बाद में पृथ्वीराज ने नाम अपनी पत्नी के नाम पर परिवर्तन करके और तारागढ़ कर दिया गया था, तो इसी को अपन क्या कहते हैं? तारागढ़ कहते हैं। ठीक है, चलिए अजयराज के बाद में फिर अजयराज के पुत्र हुए अर्णोराज। उर्फ आनाजी। अर्णोराज को तुर्कों का दुश्मन माना जाता था। इन्होंने कहीं तुर्कों का कत्लेआम किया, और जिस जगह इन्होंने कत्लेआम किया उस जगह वो भूमि रक्त रंजित हो चुकी थी, और उस भूमि को वापस से शुद्ध करने के लिए या फिर उनके रक्त से मुक्ति दिलाने के लिए इन्होंने एक नदी थी चंद्रा नदी, उस चंद्रा नदी का जल रोककर इन्होंने एक झील का निर्माण करवाया, और उस झील का नाम था आना सागर। आना सागर झील का इन्होंने निर्माण करवाया। क्यों निर्माण करवाया? तुर्कों के रक्त से मुक्ति के लिए इन्होंने किस झील का निर्माण करवाया? आना सागर का झील का निर्माण करवाया। उसके बाद में अर्णोराज के दो पुत्र थे, दो नहीं इनके 4 पुत्र थे। उनमें से एक पुत्र था जगदेव। इनके पुत्र का नाम था जगदेव, याद रखिएगा आप, जगदेव। और इस जगदेव ने अपने पिता की यानी कि अर्णोराज की हत्या कर दी थी। ठीक है, इसलिए जगदेव को चौहान वंश का
पितृहंता कहा जाता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन बन सकता है कि चौहान वंश का या अजमेर का पितृहंता कौन? जगदेव। ठीक है, उसके बाद में अर्णोराज की हत्या जगदेव के द्वारा कर दी गई और जगदेव की हत्या विग्रह राज के द्वारा कर दी गई। जगदेव की हत्या किसके द्वारा की गई? विग्रह राज के द्वारा कर दी गई। ठीक है, जिसका दूसरा नाम अपन बोल सकते हैं, विग्रह राज चतुर्थ है इनका पूरा नाम, और इनको बीसल देव के नाम से भी जाना जाता है, बीसल देव। तो आप समझ रहे हैं, पृथ्वीराज थे, पृथ्वीराज ने अजमेर का जो नाम रखा वो पृथ्वीपुर रखा। उसके बाद में अजयराज, अजयराज जिनको अजयपाल भी कहा जाता है, जिन्होंने अजमेर की स्थापना 1113 ईस्वी में की गई और उन्होंने ही बीटली नामक पहाड़ी पर एक दुर्ग का निर्माण करवाया जिसे गढ़ बीटली कहा गया। उसी दुर्ग को अजमेर कहा गया और कालांतर में उसी दुर्ग को क्या कहा गया? तारागढ़ कहा गया। उसके बाद में अजयराज के पुत्र अर्णोराज को आनाजी कहा जाता है। आनाजी ने आनासागर झील का निर्माण करवाया और तुर्कों के रक्त से इनको, मतलब तुर्कों के रक्त से मुक्ति के लिए इन्होंने आनासागर झील का निर्माण करवाया। अर्णोराज की हत्या उनके पुत्र जगदेव के द्वारा कर दी गई, जिसको चौहान वंश का पितृहंता कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने अर्णोराज की हत्या करी थी। उसका एक रीजन था अर्णोराज की हत्या क्यों गई, क्योंकि इन्होंने अर्णोराज की जो एक पुत्री थी जलाना, उनका नाम था, जगदेव की बहन, उसका जो विवाह था वो कुमारपाल से करवा दिया था, जो जोधपुर के राजकुमार थे। और इनमें पहले ऐसा ही परंपरा थी कि दोनों में जो युद्ध होता है, जो राजा युद्ध हारता है उसकी पुत्री को उसके साथ विवाह करवाना होता है। तो पहले अर्णोराज ने वहाँ पे हमला किया था जयपाल के ऊपर, तो जयपाल हार गए थे और उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह अर्णोराज से करवा दिया, यानी कि जो कुमारपाल थे उनकी बहन का विवाह अर्णोराज से करवा दिया। उसके बाद में कुमारपाल ने वापस इन पर हमला कर दिया, उसमें अर्णोराज हार गए, इन्होंने अपनी पुत्री जलाना का विवाह उससे करवा दिया, कुमारपाल से। उससे कुंठित होकर जगदेव ने इनकी हत्या कर दी और जगदेव की हत्या विग्रहराज चतुर्थ द्वारा कर दी गई। इनका एक भाई और था, सोमदेव नाम था उनका। सोमदेव इस भय से कि कहीं विग्रहराज मेरी भी हत्या ना कर दे, इस वजह से वो यहाँ से भाग गए। तो एकमात्र वहाँ के फिर शासक के उम्मीदवार जो रहे वो विग्रहराज चतुर्थ रहे। चलिए आगे चलते हैं। ये तो हुए चौहान शासक। उसके बाद में विग्रहराज के एक पुत्र हुए विग्रहराज, यानी कि बीसल देव। इनके पुत्र है पृथ्वीराज। पृथ्वीराज तृतीय। ये वही पृथ्वीराज है जिन्होंने दिल्ली की सल्तनत संभाली और इनके ही शासनकाल में अजमेर को दिल्ली की राजधानी होने का गौरव प्राप्त हुआ था। ये वो पृथ्वीराज हैं। यहाँ से फिर पृथ्वीराज का, और इन्होंने तराइन का युद्ध लड़ा था मोहम्मद गोरी के साथ में। तो इन्होंने 2 युद्ध लड़े। पहला युद्ध तराइन का प्रथम युद्ध, जो लड़ा गया 1191 ईस्वी में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी रहे। दूसरा युद्ध लड़ा गया तराइन का द्वितीय युद्ध, ये लड़ा गया 1192 में। इसमें मोहम्मद गोरी विजय रहे। ठीक है, ये युद्ध लड़ा गया किसके बीच में लड़ा गया? पृथ्वीराज वर्सेस मोहम्मद गोरी। ये युद्ध लड़े गए। इसमें प्रथम युद्ध में ये मोहम्मद गोरी जो वो पराजित हो गए थे, और जब ये भाग रहे थे, प्लान कर रहा था मोहम्मद गोरी, तो पृथ्वीराज चौहान ने इनका पीछा नहीं किया। और ऐसा माना जाता है कि ये इतिहास में ऐसा माना जाता है कि यही इसकी पृथ्वीराज की सबसे बड़ी भूल थी कि मोहम्मद गोरी को उन्होंने वहाँ से युद्ध क्षेत्र से भागने दिया। जब पुनः वापस से आक्रमण हुआ तो छल के द्वारा, जब इनकी पृथ्वीराज की सेना तैयार नहीं थी, उस वक्त मोहम्मद गोरी ने हमला किया और पृथ्वीराज चौहान पराजित हुए और इनको बंदी बना के ये अपने साथ ले गया। और यहाँ का जो अजमेर का शासन था वो पहले सब 1992 से लेकर, उसके बाद में शासन किसको दिया 1192 से 1194 तक, जो पृथ्वीराज के पुत्र थे गोविंदराज, गोविंदराज को यहाँ का शासक बनाया गया। जब
2 साल के बाद यानी 1194 में गोविंदराज के बाद में मोहम्मद गोरी का एक सेनापति था कुतुबुद्दीन ऐबक। उस कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ का शासन संभाला और गोविंदराज को यहाँ से रणथंभौर भेज दिया। गोविंदराज रणथंभौर गए और वहाँ पे इन्होंने अलग से अपने चौहान साम्राज्य की या चौहान वंश की स्थापना पुनः की। ये यहाँ तक चौहान शासक थे। इसके बाद में देखते हैं मुगल शासक कौन कौन थे। अब बात करते हैं अपन मुगल शासक कौन कौन थे। तो मुगल शासकों में अपन सर्वप्रथम बात करते हैं अकबर की। अकबर की बात करते हैं। मोहम्मद गोरी के कार्यकाल में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती यहाँ आ चुके थे अजमेर शरीफ में। अकबर के बारे में ऐसा माना जाता है कि इन्होंने दिल्ली से अजमेर की 5 बार पैदल यात्रा की। कितनी बार? 5 बार पैदल यात्रा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के प्रति इनकी श्रद्धा थी और इस वजह से इन्होंने 5 बार यहाँ की पैदल यात्रा की। उसके बाद इन्होंने एक दुर्ग का निर्माण करवाया जिसको बोलते हैं अजमेर का किला। अजमेर का किला। इस अजमेर के किले का निर्माण क्यों करवाया गया, इसके पीछे क्या उद्देश्य था? तो उद्देश्य, इसके 2 उद्देश्य माने जाते हैं। पहला उद्देश्य ये माना जाता है कि अकबर इस अजमेर के किले को दौलत खाने के रूप में प्रयोग में करना चाहता था। इस वजह से इसका नाम दौलत खाना भी पड़ा। खाना कि अकबर अपनी दौलत जो है वो यहाँ छिपाकर रखता था। पहला तो ये। दूसरा ये था कि यहाँ से गुजरात की जो गतिविधियाँ थी, यानी यहाँ से गुजरात पे आक्रमण करना या फिर वहाँ पे शासन करना, इन्हें जो गतिविधियाँ थी उसको केंद्र मानते हुए मैंने कहा अजमेर बहुत महत्वपूर्ण जगह थी और इसी वजह से इसमें स्थायी निवास के रूप में यहाँ पे अजमेर का किले का निर्माण करवाया और इससे ये गुजरात की जो गतिविधियों पर नियंत्रण करता था, वहाँ का संचालन ये करता था। तो इसको दौलत खाना बोला गया। कालांतर में जो अंग्रेज थे उनके द्वारा भी इस किले का उपयोग हथियार रखने के लिए किया गया, इसलिए इसका नाम क्या रखा? मेगजीन दुर्ग। मेगजीन दुर्ग। तो आपको अकबर ने अजमेर किले का निर्माण करवाया, इसमें इसी दुर्ग को दौलत खाना कहा जाता है और इसी दुर्ग को मेगजीन दुर्ग भी कहा जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। अकबर ने 1570 ईस्वी में यहाँ पर मुगल दरबार का आयोजन किया। मुगल दरबार का आयोजन इनके द्वारा किया गया। चलिए अब अकबर के बारे में बात करते हैं। और अकबर ने अजमेर को क्या दिया? अकबर ने अजमेर को दिया सहेलिया बाजार। सहेलिया बाजार। सहेलिया बाजार का निर्माण अकबर के द्वारा करवाया गया। ये सहेलिया बाजार कहाँ पे है? अजमेर में है और इसका वर्तमान नाम जो है वो है चूड़ी बाजार। क्या नाम है इसका? वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है उसको? चूड़ी बाजार के नाम से। चूड़ी बाजार के नाम से इसको वर्तमान में जाना जाता है। देखिए सहेलिया, इसके बारे में सहेलिया से 2-3 क्वेश्चन पुटअप होते हैं। पहला, सहेलिया बाजार कहाँ पे है? अजमेर में। एक क्वेश्चन बनता है कि सहेलिया या सहेलियों की बाड़ी कहाँ पर है? सहेलियों की बाड़ी कहाँ पर है? तो सहेलिया बाजार तो अजमेर में है और सहेलियों की बाड़ी है उदयपुर में। किस जगह है? उदयपुर में। फाय सागर के किनारे हैं तो ये उदयपुर में। एक बनता है 7 सहेलियों का मंदिर। 7 सहेलियों का मंदिर। ये 7 सहेलियों का मंदिर जो है ये है अपनी घंटियों की सिटी जिसे कहते हैं जालरा पाटन में। यहां तक अकबर होता है। उसके बाद में अकबर के पुत्र होते हैं जहांगीर। अकबर की मृत्यु हो जाती है 1605 में। उसके बाद में जहांगीर यहाँ के राजा बनते हैं, यहाँ के शासक होते हैं। तो बात करते हैं जहांगीर की। चलिए
जहांगीर ने अजमेर किले में जो अकबर के द्वारा बनाया गया था, अजमेर के किले में, अकबर के किले, अजमेर के किले, उसके अंदर 1613 से लेकर 1616 तक यहाँ पर मुगल दरबार का आयोजन किया। मुगल दरबार का आयोजन यहाँ पे किया गया। और इसी मुगल दरबार के आयोजन में 1615 के अंदर, कब? 1615 ईस्वी में मुगल मेवाड़ संधि हुई। कौन सी संधि? मुगल मेवाड़। मुगल मेवाड़ संधि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मुगल मेवाड़ की संधि कब हुई? 1615 में हुई। ठीक है, किसके शासनकाल में हुई? जहांगीर के शासनकाल में हुई। कहाँ हुई? अजमेर के जो दुर्ग है, अजमेर का किला है, उसमें मुगल दरबार के अंदर इसकी हुई। अब ये देखिए, मुगल मेवाड़ जो संधि हुई, आपको पता है कि महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में संघर्ष चलता रहा। महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की और 1597 में महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई और 1605 में अकबर की मृत्यु हो गई। यानी अकबर का जो स्वप्न था कि वो मेवाड़ पे अपना आधिपत्य साबित करे या फिर मेवाड़ को अपने अधिकार में ले, तो वो पूरा नहीं हो पाया था। और कहीं ना कहीं जहांगीर के मन में ये इच्छा थी कि मेरे पिता की जो इच्छा है वो मैं पूर्ण करूं। तो इन्होंने अपने पुत्र शहजादा खुर्रम, जिसको शाहजहां कहा जाता है, उसको नियुक्त किया कि आप मेवाड़ पर आक्रमण कीजिए। और आक्रमण पहले नहीं करना है, पहले उनको बोल दीजिए कि अगर आप आधिपत्य स्वीकार हमारा, अगर आप स्वीकार करते हैं, अगर हमारी दीनता स्वीकार करते हैं, तो युद्ध की उपस्थिति नहीं होगी, तो थोड़ा समझदारी से काम लें। तो जब जहांगीर शहजादा खुर्रम वहाँ गए और जब उन्होंने संधि की बात रखी, तो उस टाइम जो महाराणा के पुत्र थे अमर सिंह, महाराणा प्रताप के पुत्र थे अमर सिंह वहाँ पे मौजूद थे। तो अमर सिंह ने कहा कि ठीक है, हम संधि करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये संधि किस शर्त पे होगी? तो बोले क्या शर्त पे होगी? बोले पहली शर्त ये होगी कि मेवाड़ का कोई भी महाराजा, मेवाड़ का कोई भी शासक मुगल दरबार में उपस्थित नहीं होगा। तो बोले अगर आपकी तरफ से अगर कोई उपस्थित नहीं होगा तो उसको संधि कैसे मानी जाएगी? तो बोले एक काम हो सकता है, महाराजा की जगह युवराज उपस्थित हो सकते हैं। तो यहाँ पर महाराणा प्रताप के पुत्र जो अमर सिंह थे, और अमर सिंह के पुत्र थे कर्ण सिंह। क्या नाम था? कर्ण सिंह। ये कर्ण सिंह मुगल दरबार में उपस्थित होते हैं 1615 में, और ये मुगल मेवाड़ संधि के नाम से इसको जाना जाता है। क्लियर है? तो मुगल मेवाड़ की संधि कब हुई? 1615 में हुई। ठीक है, तो मुगल मेवाड़ में जो मुगल दरबार था उसमें उपस्थित कौन हुए? मेवाड़ के युवराज, जिनका नाम क्या था? कर्ण सिंह। ये कर्ण सिंह उपस्थित हुए थे मुगल दरबार में। चलिए आगे चलते हैं। जहांगीर ने दौलत बाग का निर्माण करवाया। दौलत बाग का निर्माण करवाया और इसी दौलत बाग को वर्तमान में सुभाष उद्यान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सुभाष उद्यान के नाम से जाना जाता है। दौलत बाग, नाम दौलत बाग क्यों रखा गया? जहांगीर को चित्रकारी का बहुत शौक था और इनके जो चित्रकारी के जो गुरु थे उनका नाम था दौलत खां। उन दौलत खां की स्मृति में इन्होंने दौलत बाग का निर्माण करवाया। चलिए, उसके अलावा क्या निर्माण करवाया? उसके अलावा कराया इन्होंने चश्मा-ए नूर। चश्मा-ए-नूर, ठीक है, चश्मा-ए-नूर का निर्माण कराया। क्या है ये चश्मा-ए-नूर? चश्मा-ए-नूर एक महल है जो तारागढ़ जो अपन ने पढ़ा था, वो तारागढ़ की तलहटी में है चश्मा-ए-नूर। और ये किसके लिए बनवाया गया था? नूरजहां के लिए। किसके लिए? नूरजहां के लिए बनवाया गया था। और नूरजहां कौन थी? जहांगीर की पत्नी थी नूरजहां, उनके लिए ये चश्मा-ए-नूर महल बनवाया गया था। चलिए, ये था जहांगीर का। जहांगीर के बारे में एक चीज़ और मिलती है कि
अपने पुष्कर में, पुष्कर के वराह मंदिर, वराह मंदिर की मूर्ति को तोड़कर पुष्कर झील में फेंकवा दिया था। पुष्कर झील में फेंकवा दिया। ठीक है, पुष्कर के वराह मंदिर में विष्णु भगवान की मूर्ति थी और उस मूर्ति को तुड़वा कर जहांगीर ने किस में फेंकवा दिया? पुष्कर झील में। उसके बाद में इस मंदिर का पुनर्निर्माण जो करवाया गया, यह पुनर्निर्माण समर सिंह के द्वारा करवाया गया। किसके द्वारा? समर सिंह के द्वारा इसका पुनर्निर्माण करवाया गया था। ऐसा ही माना जाता है कि महाराणा प्रताप के जो छोटे भाई हैं पृथ्वीराज सिंह, उनके द्वारा भी करवाया गया। तो ये जहांगीर थे। चलिए, जहांगीर के बाद में अपन पढ़ते हैं जहांगीर के पुत्र शाहजहां। शाहजहां पढ़ते हैं। शाहजहां ने आना सागर की झील के किनारे 5 बारादरी का निर्माण कराया है। कितने का? 5 बारादरी का निर्माण। चलिए, ये बारादरी क्या है? बारादरी 12 खंभों से बनी हुई छतरियां हैं, उनका निर्माण इसे करवाया गया। किससे बनी हुई है? सफेद संगमरमर से। ठीक है, संगमरमर से निर्मित है। इनका निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया गया। और कोई विशेष है नहीं शाहजहां में इसके बाद में। चलिए आगे देखते हैं। शाहजहां के बाद फिर इनके एक पुत्र और हुए थे। पुत्र इनके 4 थे और जब चारों पुत्रों में सत्ता के लिए जब संघर्ष चल रहा था तो दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच में ये संघर्ष चला था। तो औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में जो निर्णायक युद्ध हुआ, अंतिम जो युद्ध हुआ, वो दोराए का युद्ध था। कौन सा युद्ध था? दोराए का युद्ध था, जिसमें औरंगजेब विजय रहे थे। और ये युद्ध हुआ था औरंगजेब वर्सेस दारा शिकोह के बीच। ठीक है, जिसमें दारा शिकोह पराजित हुए थे और औरंगजेब विजय रहे थे। उसके बाद में औरंगजेब यहाँ के शासक बन गए। तो ये थे यहाँ के मुगल शासक। ठीक है, अब बात करते हैं अपन अजमेर में कौन कौन से पर्यटन स्थल हैं, कौन कौन सी देखने लायक चीज़ें हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो आ जाते हैं अजमेर में। सबसे पहले अजमेर में बात करते हैं अपन तारागढ़ की। किसकी बात करते हैं? तारागढ़ की। तारागढ़ का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? अजयराज के द्वारा करवाया गया था। लेकिन इसका नाम जो परिवर्तन करा वो किसने करा? पृथ्वीराज ने। पृथ्वीराज तृतीय ने, सॉरी पृथ्वीराज तृतीय नहीं, पृथ्वीराज जो थे, पृथ्वीराज सिंह इनका नाम था और इनकी पत्नी थी। ये पृथ्वीराज कौन थे मैं बताता हूँ आपको। महाराणा कुंभा का नाम आपने सुना होगा, है ना। कुंभा के 2 पुत्र थे। एक का नाम था उदा, जिसने कुंभा की हत्या की थी, उनको पितरंता कहा जाता है। दूसरे पुत्र थे रायमल, और इन रायमल के पुत्र थे पृथ्वीराज द्वितीय। ये पृथ्वीराज द्वितीय, इनके द्वारा इनको उडाना पृथ्वीराज कहा जाता है। उडाना राजकुमार, यानी ये बहुत तेज धावक थे, बहुत तेज गति से दौड़ते थे, जिसको उनको उडाना राजकुमार कहा जाता है। इनके द्वारा अपनी पत्नी की याद में
इनकी पत्नी थी द्वितीय की तारा, और इस तारा के नाम पर इन्होंने नाम परिवर्तन करा तारागढ़। ठीक है, ये तारागढ़ थे। अब तारागढ़ में है क्या क्या, सबसे पहले देखते हैं अपन तारागढ़ में घोड़े की मजार। घोड़े की मजार भारत की एकमात्र घोड़े की मजार। तो भारत की एकमात्र घोड़े की मजार कहाँ स्थित है? तारागढ़ में। जो तारागढ़ कहाँ पर है? अजमेर में। अब ये घोड़ा किसका था? ये घोड़ा था मीरान साहब का। किसका था? मीरान साहब का, यानी कि मीर सैयद का। ये मीर सैयद का बहुत प्रिय घोड़ा था, और इस घोड़े की मजार कहाँ पर है? तारागढ़ में है। तो मीर साहब या मीर सैयद की जो दरगाह है, ये दरगाह भी कहाँ स्थित है? तारागढ़ में स्थित है। ठीक है, और एक बात ध्यान रखने योग्य है, क्वेश्चन आ चुका है कि जो भारत की एकमात्र घोड़े की मजार जो है, वहाँ पर कौन सी दाल चढ़ाई जाती है? यहाँ पे घोड़े के लिए एक दाल चढ़ाई जाती है। आप सबको पता होगा घोड़े कौन सी दाल खाते हैं? चने की दाल। तो यहाँ पर जो दाल चढ़ाई जाती है वो कौन सी दाल चढ़ाई जाती है? चने की दाल चढ़ाई जाती है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछ ले कि घोड़े की मजार पे कौन सी दाल नहीं चढ़ाई जाती है, वहाँ पर 3-4 दालें आपको दे दे और पूछ ले कि कौन सी दाल नहीं चढ़ाई जाती है या कौन सी चढ़ाई जाती है, तो आप कौन से करोगे? चने की दाल। चलिए, उसके बाद में बात करते हैं तारागढ़ में एक महल है, रूठी रानी का महल। रूठी रानी का महल। अब साहब देखो, ऐसा है कि राजस्थान में रानियाँ बहुत रूठा करती थी, और ये रूठी रानी के महल सिर्फ अजमेर में नहीं है, बहुत सी जगह है। ठीक है, ये भिलवाड़ा में भी है, उदयपुर में भी है। तो ये रूठी रानी का महल है। तो जो रानियाँ रूठ जाया करती थी, वो रानियाँ यहाँ आकर बैठ जाया करती थी। ठीक है, तो इसलिए इनका नाम क्या पड़ गया? रूठी रानी का महल। तो यहाँ पर 2 रानियाँ रूठ के बैठी। एक रानी रूठ के बैठी उमादे, और एक बेटी नूरजहां। ठीक है, दोनों के बारे में देखते हैं अपन। इनका नाम जो रूठी रानी का महल पड़ा, वो अपने मारवाड़ के शासक थे मालदेव। ठीक है, मारवाड़ के शासक मालदेव थे, और जैसलमेर के शासक लूणकरण की पुत्री थी उमादे। इन दोनों का विवाह हुआ, और विवाह की प्रथम रात को जब उमादे अपने कक्ष में मालदेव का इंतजार कर रही थी, तो मालदेव पीने के बहुत शौकीन थे, मदिरा के बहुत शौकीन थे, और ये उस पहली रात को शराब पीकर यानी मदिरा पीकर किसी और को उमादे समझ बैठे। यानी वहाँ पे एक दासी थी, उस दासी को उमादे समझ बैठे, और उमादे ने इनको देख लिया। उस पहली रात को रूठ कर उमादे यहाँ से निकल कर कहाँ पर आ गई? रूठी रानी के महल में, यानी कि एक महल था तारागढ़ की तलहटी में, वहाँ पर अजमेर आ गई। अब ऐसा माना जाता है कि उमादे वापस कभी मालदेव के पास नहीं गई, जब तक कि मालदेव की मृत्यु हो चुकी थी, तब भी वहाँ पर नहीं गई। चलिए, एक तो ये समझ में आ गया कि उमादे, रूठी रानी नाम ही उमादे के कारण पड़ा है। ये आप ध्यान में रखें कि उमादे के कारण रूठी रानी का महल इस उमादे के नाम पे पड़ा है। इनको रूठी रानी कहते हैं, उमादे को। चलिए, दूसरी रानी जो रूठी थी, वो रूठी थी नूरजहां। नूरजहां रूठी थी, और नूरजहां को मनाने के लिए ऐसा माना जाता है कि जहांगीर इनको मनाने 21 बार गए। कितने बार? 21 बार मनाने गए। जब ये रूठ गई थी नूरजहां, तो 21 बार जहांगीर इनको मनाने गए, लेकिन ये नहीं मानी। और जब 1616 में इन्होंने मुगल दरबार ख़त्म करा, और जब वापस दिल्ली लौट रहे थे, तब नूरजहां बोली नहीं, मैं भी चालू ली। तो ये ऑटोमेटिक वापस किसके साथ चली गई? जहांगीर के साथ दिल्ली चली गई। क्या फ़ायदा रूठने का? तो ये वहाँ पर चली गई। ये चीज़ें हैं तारागढ़ में। ठीक है, तो इसके बाद में अपन आगे चलते हैं। तारागढ़ में ही एक चीज़ है
एक दूसरा महल चश्मा ए नूर, ठीक है। निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? जहांगीर के द्वारा। किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा। और किसके लिए करवाया गया? नूर जहां के लिए। ठीक है, नूर जहां के लिए इसका निर्माण करवाया गया। ये चश्मा नूर महल के पास में एक झरना भी है, यहाँ पे एक झरना है और झरने के पास में महल बना हुआ है। तो तारागढ़ की तलहटी में एक तरफ तो चश्मा नूर महल बना हुआ है, एक तरफ रूटी नदी का महल बना हुआ है। ये दो महल तारागढ़ में स्थित है। उसके अलावा मैंने आपको बताया घोड़े की मजार तारागढ़ में स्थित है। मीर जहाँ जो मीर साहब की जो दरगाह है वो भी कहाँ स्थित है? तारागढ़ में स्थित है। चलिए आगे चलते हैं। तारागढ़ के बाद में अपन चलते हैं पुष्कर में। आ जाइए आप पुष्कर में। पुष्कर के अपन उपनाम देख लेते हैं। पुष्कर को क्या क्या कहते हैं? उपनाम पर अपन आ जाते हैं। पुष्कर को कोंकण तीर्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? कोंकण तीर्थ। इसके अलावा पुष्कर को तीर्थों का मामा भी कहते हैं। मामा जी भी यही तीर्थों के। पांचवा तीर्थ भी कहते हैं, तीर्थराज भी कहते हैं। ठीक है, तो ये पुष्कर के उपनाम हैं। कोंकण तीर्थ कहते हैं, तीर्थों का मामा कहते हैं, पांचवा तीर्थ कहते हैं और तीर्थराज भी कहते हैं। तीर्थों का मामा याद रखना कौन है? पुष्कर। तीर्थों का भांजा कौन है? मचकुंड धौलपुर। और तीर्थों की नानी कौन है? देवयानी, उसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये इनके उपनाम हुए। अब बात करते हैं पुष्कर में क्या क्या है। पुष्कर में जहांगीर ने एक जहांगीर महल का निर्माण करवाया। किसका निर्माण? जहांगीर महल। याद रखिएगा, ये जो जहांगीर महल है ये अजमेर में नहीं है। जहांगीर महल कहाँ है? पुष्कर में। सर इसको अजमेर कर देते हैं, तो ये अजमेर में नहीं होकर पुष्कर में है। इसके अलावा विश्व का एकमात्र ब्रह्मा मंदिर, ये कहाँ पर स्थित है? विश्व का एकमात्र ब्रह्मा मंदिर ये स्थित है पुष्कर में। बोले गुरुजी एकमात्र कैसे? राजस्थान में 4 और हैं ब्रह्मा मंदिर, तो आपने एकमात्र कैसे कहा? बिल्कुल, राजस्थान में और भी ब्रह्मा मंदिर हैं, लेकिन इसके 2 कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि राजस्थान के अन्य जितने भी ब्रह्मा जी के मंदिर हैं उनमें ब्रह्मा जी की जो पूजा होती है वो इनकी पत्नी सावित्री के साथ होती है। लेकिन पुष्कर में ब्रह्मा जी की पूजा केवल अकेले होती है, क्योंकि सावित्री की माता का मंदिर बिल्कुल अलग है। अगर आपने देखा हो तो ब्रह्मा जी की इकलौते की पूजा होती है। दूसरी चीज़, सिर्फ एकमात्र मंदिर है ब्रह्मा जी का पुष्कर में जिसकी विधिवत रूप से पूजा होती है। बाकी अन्य ऐसा कोई मंदिर नहीं है जिसमें ब्रह्मा जी की विधिवत रूप से पूजा होती हो। इसलिए विश्व का एकमात्र और सबसे प्राचीन मंदिर है। एकमात्र भी है और प्राचीन मंदिर भी है। चलिए, अगर कर्नल जेम्स टोड की बात करें तो कर्नल जेम्स टोड को जब ये मंदिर दिखा तो उनको बहुत आश्चर्य हुआ। उनके वो अपनी किताब में लिखते हैं कि ब्रह्मा मंदिर की एक दीवार पर मुझे गिरजाघर के जैसा क्रॉस दिखाई दिया। जो गिरजाघर में जैसा एक क्रॉस होता है ऐसे करके, ऐसा क्रॉस इनको ब्रह्मा मंदिर की दीवार पे दिखाई दिया। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हुए थे। ये वो अपनी किताब में लिखते हैं। ठीक है, उसके अलावा बात करते हैं पुष्कर में और क्या है। पुष्कर में रंगनाथ जी का मंदिर भी है। रंगनाथ जी का मंदिर है। इसके अलावा सावित्री माता का मंदिर है। सावित्री माता का मंदिर है।
पुष्कर झील है, जिसको ऐसा माना जाता है अपने पौराणिक शास्त्रों के अनुसार, तो ऐसा माना जाता है धार्मिक मान्यताओं अनुसार तो कि जो ब्रह्मा जी थे उनके हाथ से कमल का पुष्प गिरने की वजह से वहाँ पर उस झील का निर्माण हुआ। और जो आज के इतिहासकार हैं, जो साइंटिस्ट है, वो ये मानते हैं कि ये एक ज्वालामुखी झील है, क्रेटर झील है, इसकी वजह से इसका निर्माण हुआ पुष्कर झील का। तो ये यहाँ पे रंगनाथ जी का मंदिर है और सावित्री माता का मंदिर यहाँ पे है। उसके अलावा चलते हैं राजस्थान का पहला हाईटेक डाकघर कहाँ पर है? पुष्कर में। ये याद रखना, राजस्थान का पहला हाईटेक डाकघर किस जगह पे है? पुष्कर में। चलिए उसके बाद में बात करते हैं, हाईटेक डाकघर पुष्कर हो गया। फूलों की मंडी यानी पुष्पों की मंडी जो है, पुष्प मंडी, गुलाब के पुष्पों की, ये किस जगह है? पुष्कर में। ठीक है, पुष्कर में, पुष्कर जो झील है, इस पुष्कर झील में घाट बने हुए हैं। ऐसा माना जाता है कि पुष्कर झील में कितने घाट हैं? 52 घाट हैं। और ये 52 घाट में गांधी घाट महत्वपूर्ण है और मेरी घाट भी है, वो भी महत्वपूर्ण है। चलिए ठीक है, तो ये पुष्कर है अपना। और पुष्कर के बारे में अगर अपन बात करें तो यहाँ पर एक मेला लगता है। आप जानते हैं सब, पुष्कर में एक मेला लगता है, पुष्कर मेला। ये पुष्कर मेला क्या है? राजस्थान का सबसे बड़ा, राजस्थान का सबसे बड़ा व रंगीन मेला, राजस्थान का सबसे बड़ा व रंगीन मेला कहाँ लगता है? पुष्कर में लगता है। कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा। कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा को लगता है, पूर्णिमा को लगता है। ठीक है, आगे चलते हैं। बात करते हैं अपन किशनगढ़ की। किशनगढ़ की अपन बात करें तो किशनगढ़ पर राठौड़ राजवंश का हुआ करता था। राठौड़ वंश का यहाँ शासन चलता था और किशन सिंह के द्वारा किशनगढ़ का निर्माण करवाया गया, यानी कि स्थापना इसकी किशन सिंह के द्वारा की गई। किशनगढ़ में नवग्रह मंदिर है जो कि राजस्थान का एकमात्र है। राजस्थान का एकमात्र नवग्रह मंदिर कहाँ पर स्थित है? किशनगढ़ में स्थित है। उसके बाद में अपन बात करते हैं राजस्थान की किशनगढ़ शैली की। किशनगढ़ शैली का बहुत प्रसिद्ध चित्र है, इसका नाम है बनी ठनी। ये एक महिला के सौंदर्य को प्रस्तुत करने वाला चित्र है, जिसमें पूरे श्रृंगार के साथ एक महिला का चित्र बनाया जाता है, जिसमें उसकी नाक लंबी होती है, ऐसा कुछ उसमें वर्णन है महिला के चित्र में। तो ये बनी ठनी जो शैली है, ये कहाँ की है? किशनगढ़ की है, जो महिला के सौंदर्य को प्राथमिकता देती है, ऐसी किशनगढ़ की शैली है। उसके बाद में अपन बात करते हैं किशनगढ़ में एशिया की सबसे बड़ी, एशिया की सबसे बड़ी मार्बल मंडी, एशिया की सबसे बड़ी मार्बल मंडी कहाँ स्थित है? किशनगढ़ में। उसके अलावा अपन बात करें तो किशनगढ़ में एक मंदिर है खोड़ा गणेश जी का। कौन सा मंदिर है? खोड़ा गणेश जी का मंदिर। ये खोड़ा गणेश जी का मंदिर भी कहाँ स्थित है? किशनगढ़ में। देखिए खोड़ा गणेश जी का मंदिर किशनगढ़ में है। ये खोड़ा से बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो इसलिए मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि एक तो है खोड़ा गणेश जी, उसके अलावा एक गणेश जी हैं जो है खड़े गणेश जी। कौन से गणेश जी हैं? खड़े गणेश जी।
ये खड़े गणेश जी तो है कोटा में, खोड़ा गणेश जी हैं किशनगढ़ में, एक है खेड़ गणेश जी, खेड़ गणेश जी, ये खेड़ गणेश जी हैं बाड़मेर में, ठीक है, खेड़ जगह का नाम है, वहाँ पे गणेश जी हैं। तो ये आप क्लियर हैं कि खोड़ा गणेश जी अलग हैं, खड़े गणेश जी अलग और खेड़ गणेश जी अलग है। चलिए, तो ये किशनगढ़ था। आगे चलते हैं। किशनगढ़ के बाद में बात करते हैं, ब्यावर पे आ जाते हैं। ब्यावर में एक मिल है, द कृष्णा मिल्स, द कृष्णा मिल्स। ये कृष्णा मिल राजस्थान की प्रथम सूती मिल है। राजस्थान की प्रथम सूती मिल कौन सी मिल है? द कृष्णा मिल। आगे बात करते हैं ब्यावर में। तो ब्यावर में एक मेला होली पे एक सवारी निकलती है, इसको बोलते हैं बादशाह की सवारी। बादशाह की सवारी ये होली पे आयोजित होती है, जो यहाँ की प्रसिद्ध है। उसके अलावा उत्तरी भारत की सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी या सीमेंट का कारखाना, इसका नाम है श्री सीमेंट। कौन सी सीमेंट? श्री सीमेंट, जो कहाँ पर स्थित है? ब्यावर में स्थित है। चलते हैं अपन। ये अपन ने यहाँ पे देखा कि द कृष्णा मिल्स राजस्थान की जो प्रथम सूती मिल है, ये किसके द्वारा बनाई गई है? अगर क्वेश्चन आता है कई बार, तो ये बनाई गई थी सेठ दामोदर दास द्वारा, ठीक है, ये इसके द्वारा बनाई गई थी। और उसके बाद में बादशाह की सवारी या बादशाह का मेला जो होली पर लगता है, वो कहाँ लगता है? ब्यावर में लगता है। उत्तर भारत की सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी जो है, सबसे बड़ी सीमेंट का कारखाना जो है, वो श्री सीमेंट कंपनी है, जो ब्यावर में स्थित है। उसके बाद में अपन देखते हैं राजस्थान की प्रथम मिशनरी स्कूल। राजस्थान की प्रथम जो मिशनरी स्कूल है, वो किस जगह पर है? ब्यावर। ये भी याद रखिएगा, ये यहाँ पर है। अब देखिए, राजस्थान में अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए 2 दुर्ग हैं, केवल 2 दुर्ग मिलते हैं। वो 2 दुर्ग कर्नल जेम्स टोड द्वारा बनवाए गए थे, वो इसी ब्यावर क्षेत्र में आते हैं। पहला दुर्ग आता है जो कर्नल जेम्स टोड द्वारा बनाए गए, कर्नल जेम्स टोड के द्वारा बनवाए गए। पहला दुर्ग है टोडगढ़ और दूसरा दुर्ग है भीमगढ़। ये 2 दुर्ग ऐसे हैं जो कर्नल जेम्स टोड द्वारा बनवाए गए, अंग्रेजों के द्वारा बनवाए गए। चलिए, तो ये अपना ब्यावर था। ब्यावर के बाद में अब अपन कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो देख लेते हैं अजमेर के बारे में। सबसे पहले अपन एक चीज जो अजमेर में है, वो है 2.5 दिन का झोपड़ा। सुना होगा आपने इसके बारे में, 2.5 दिन का झोपड़ा। ये 2.5 दिन का जो झोपड़ा है, ऐसा माना जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाया गया था, लेकिन वास्तव में ये क्या था? एक संस्कृत की पाठशाला थी, संस्कृत विद्यालय था ये संस्कृत विद्यालय किसके द्वारा बनवाया गया? तो ये बनवाया गया था विग्रह राज चतुर्थ के द्वारा। विग्रह राज चतुर्थ के द्वारा ये बनाया गया था, जिसका दूसरा नाम क्या है? बीसल देव। इनके द्वारा बनवाया गया।
क्यों मान सकते हैं अपन कि संस्कृत विद्यालय था, ऐसे क्या साक्ष्य मिलते हैं? तो विग्रह राज तो थे वो संस्कृत के बहुत बड़े ज्ञाता थे, और इन्होंने एक संस्कृत के नाटक का निर्माण किया, और उस नाटक का नाम था हरि केली। हरि केली ये एक नाटक था इनका। जब इन्होंने ये संस्कृत विद्यालय बनवाया, उस संस्कृत विद्यालय की जो दीवारें थी उन दीवारों पे इन्होंने हरि केली नाटक उत्कीर्ण करवाया था। जब कुतुबुद्दीन ऐबक यानी कि जब पृथ्वीराज चौहान हार गए और मोहम्मद गोरी का राज्य हो गया और अजमेर का शासन जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक को दे दिया गया, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को ये आदेश दिया गया मोहम्मद गोरी के द्वारा कि संस्कृत विद्यालय को तोड़ा जाए। तो इन्होंने संस्कृत विद्यालय को तोड़कर क्या बनवा दिया? ढाई दिन का झोपड़ा बनवा दिया। वास्तव में ढाई दिन झोपड़ा है क्या? ये है एक मस्जिद जो राजस्थान की पहली मस्जिद है। ठीक है, याद रखना, ये राजस्थान की पहली मस्जिद। तो अपन बात कर रहे थे कि हरि केली नाटक, इनके जो पत्थर है संस्कृत विद्यालय के उन पे हरि केली नाटक उत्कीर्ण था। और जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस विद्यालय को तुड़वाया तो उन्हीं पत्थरों से दोबारा इसने क्या बनाया? ढाई दिन का झोपड़ा बनवाया। तो ये जो हरि केली नाटक के कुछ अंश है वो आज वर्तमान में भी अपने को यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जिससे अपने को ये पता चलता है कि ये प्राचीन समय में क्या था? संस्कृत विद्यालय था। चलिए, ढाई दिन के झोपड़े की बात हो गई। अब इसको ढाई दिन का झोपड़ा क्यों बोला जाता है? जो कुछ फारसी जो इतिहासकार हैं, फारसी इतिहासकार, इसके दो मत मिलते हैं। फारसी इतिहासकार मानते हैं कि इसका जो निर्माण है वो ढाई दिन में हुआ, यानी कि इसका निर्माण जो है वो 60 घंटों के अंदर हुआ। इसका निर्माण ढाई दिन या 60 घंटों में माना जाता है। एक मत तो ये है। दूसरा मत क्या माना जाता है कि यहां पे पीर पंजाब शाह, पीर पंजाब शाह का ढाई दिन का उर्स लगता था। ठीक है, ये ढाई दिन का उर्स लगने के कारण इसको क्या कहा गया? ढाई दिन का झोपड़ा। ठीक है, तो ये ढाई दिन के झोपड़े के बारे में चीजें थी जो आपको बताई गई। राजस्थान की पहली मस्जिद है, ये याद रखिएगा। ये पहले क्या था? संस्कृत विद्यालय था। तोड़ा किसके द्वारा? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। ये तोड़ा गया। ठीक है, और इसको तोड़कर क्या बनाया गया? ढाई दिन का झोपड़ा, जो राजस्थान की पहली मस्जिद थी। विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा संस्कृत विद्यालय का निर्माण किया गया था, और इसकी दीवार पर इसने किसका उत्कीर्ण करवाया? हरि केली नाटक का, जो इसके अंश वर्तमान में भी अपने को यहाँ पर मिलते हैं। चलिए, उसके बाद में अजमेर में एक चीज है बजरंगगढ़। बजरंगगढ़ या इसको बापूगढ़ भी कहते हैं। ठीक है, अब दोनों का संबंध क्या है? बजरंगगढ़ से आप समझ में आ रहा होगा आपको कि इस गढ़ के ऊपर यानी एक पहाड़ी है और उस पहाड़ी के ऊपर बजरंगबली का मंदिर है। और बापूगढ़ इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो निर्माण है वो निर्माण सरदार, मतलब मराठा सरदार थे, ये मराठा सरदार बापूजी सिंधिया, इनके द्वारा ये करवाया है। अगली चीज अपन देखते हैं, राजस्थान की प्रथम हाईटेक जेल कहां पर है? अजमेर में घूघरा घाटी नाम एक जगह है, उस घूघरा घाटी जगह पर ये है। ये घूघरा घाटी अजमेर में पड़ता है। राजस्थान की प्रथम आयुर्वेदिक औषध प्रयोगशाला, राजस्थान की प्रथम आयुर्वेदिक औषध प्रयोगशाला भी किस जगह पे स्थित है?
अजमेर में। उसके अलावा देखते हैं उत्तरी भारत का प्रथम साक्षर जिला भी कौन सा है? अजमेर। ठीक है, उत्तर भारत का प्रथम साक्षर जिला कौन सा? अजमेर। और अजमेर का यानी अपने राजस्थान का, इसमें एक ये भी जोड़ लें, राजस्थान का प्रथम साक्षर गांव जो है मसूदा। कौन सा है? मसूदा। ये इसके बारे में है। आगे अपन देखते हैं अजमेर में सोनी जी की नसियां। सोनी जी की नसियां, देखिए ये सोनी जी की जो नसियां हैं ये 1864 में शुरू हुई थी और 1865 में बनकर तैयार हुई। ये एक मंदिर है, ये बनवाई गई थी सर बंद करो। ये 1864 से 65 में इसका निर्माण पूर्ण हुआ और ये शुरू की गई थी सेठ मूल चंद सोनी के द्वारा, और इसका जो निर्माण कंप्लीट हुआ वो इनके पुत्र टीकम चंद सोनी के द्वारा इसका निर्माण जो है वो पूर्ण करवाया गया। ठीक है, उसके बाद में अजमेर में ही एक मंदिर है जीन दत्त सूरी का मंदिर। जीन दत्त सूरी का मंदिर ये भी कहाँ पर है? अजमेर में है। ये एक जैन मंदिर है। कौन सा है? जैन मंदिर। देखिए आप एक चीज़ नोटिस करेंगे तो आपको लगेगा कि देखिए अजमेर में एक पुष्कर है जो हिंदुओं की पवित्र नगरी है, एक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है जो मुस्लिम संप्रदाय की सबसे पवित्र नगरी है, और एक जीन दत्त सूरी यानी कि यहाँ पे जैन मंदिर है। एक नारेली एक जगह का नाम भी है, वो भी जैन मंदिर है। तो यहाँ पर लगभग सभी धर्मों के स्थान, यहाँ पर पवित्र स्थान मौजूद है। इस वजह से अजमेर को एक नाम और दिया जाता है, वो दिया जाता है सद्भावना का संगम। सद्भावना का संगम, सांप्रदायिक सद्भावना का संगम, सांप्रदायिक बोलते हैं इसको, सांप्रदायिक सद्भावना का संगम। सांप्रदायिक सद्भावना का संगम क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे पवित्र पुष्कर नगरी मौजूद है, यहाँ पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह भी मौजूद है, और जीन दत्त सूरी मंदिर और नारेली जैसे जैन संप्रदाय के जो तीर्थ स्थल है वो भी यहाँ पर मौजूद है। चलिए आगे चलते हैं। एक आपने नाम सुना होगा, जगह का नाम है तिलोनिया। तिलोनिया, ये तिलोनिया जो है वो क्यों प्रसिद्ध है? यहां पर भारत की प्रथम बाल संसद, बाल संसद कहां पर है? तिलोनिया में है। दूसरी चीज, तिलोनिया एक नाम है अरुणा रॉय। आपने नाम सुना होगा, सूचना के अधिकार से संबंधित उन्होंने लड़ाई लड़ी थी, वो सूचना अधिकार दिलाने में इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। वो अरुणा राय का संबंध कहाँ से था? तिलोनिया से था, उनकी कर्म भूमि रही है। ठीक है, अरुणा राय मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित है, मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित है ये अरुणा राय। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं अपन निम्बार्क संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है, प्रमुख पीठ जो है सलेमाबाद। ठीक है, निम्बार्क संप्रदाय क्या है? क्या होता है निम्बार्क संप्रदाय? निम्बार्क संप्रदाय में यह होता है कि ये राधा और कृष्ण दोनों को युग्म यानी दोनों को समूह में युग्म रूप में इनकी पूजा की जाती है। यानी किसकी पूजा करते हैं? राधा
कृष्ण की युगल पूजा करते हैं, यानी ये दोनों को साथ में पूजते हैं। और यहाँ पे जो मेला बढ़ता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे जो मेला बढ़ता है, आप समझ रहे होंगे कि राधा कृष्ण है तो इनका मेला कृष्ण जन्माष्टमी को बढ़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये राधा को ज्यादा प्रेफरेंस करते हैं, इसलिए यहाँ जो मेला बढ़ता है वो कृष्ण जन्माष्टमी को नहीं बढ़ के, यानी भाद्रपद कृष्ण जन्माष्टमी को नहीं बढ़कर राधा अष्टमी को बढ़ता है। मेला कब लगता है? मेला लगता है यहाँ राधा अष्टमी को। और राधा अष्टमी कब आती है? भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को। ठीक है, बोलते ना मैया मैं क्यों काला राधा क्यों गोरी, उसका कारण ये है, ये जो कृष्ण है वो कृष्ण पक्ष में पैदा हुए थे और कृष्ण पक्ष में जो अंधेरा रहता है, और राधा जो है वो गोरी थी, ये किस पक्ष में पैदा हुई? शुक्ल पक्ष में। ये आपका एक याद रखने का जरिया भी हो सकता है कि राधा अष्टमी का जो मेला लगता है, राधा अष्टमी कब होती है? भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को, यानी कृष्ण पक्ष की जो कृष्ण जन्माष्टमी होती है उसके जस्ट 15 दिन बाद में ये भाद्रपद शुक्ल अष्टमी होती है। ठीक है, तो ये निम्बार्क संप्रदाय की बात हो गई। इसके अलावा नेक्स्ट एक जगह का नाम है मंगलियावास, या मांगलियावास बोल सकते हैं इसको, मांगलियावास। यहां पर ऐसा माना जाता है कि यहाँ एक कल्प वृक्ष है जो 800 वर्ष पुराना है। कितने वर्ष पुराना? 800 वर्ष पुराना। ठीक है, ये हुआ। इसके बाद में अपन बात कर लेते हैं अजमेर की, थोड़ी प्रशासनिक दृष्टि से क्या महत्वपूर्णता रही है अजमेर की। ये अजमेर है। अजमेर राजस्थान का 26वां जिला था। कौन सा जिला? 26वां जिला। कब बना? ये बना 1 नवंबर 1956, यानी 1956 में। ठीक है, ये 26वां जिला था। इससे 25वां जिला कौन सा था? 25वां था सिरोही। इससे पहले भी पूछ लिया जाता है कि सिरोही था। राजस्थान में अजमेर के एकमात्र मुख्यमंत्री जो रहे, एकमात्र मुख्यमंत्री जो रहे वो रहे हरिभाऊ उपाध्याय। ये हरिभाऊ उपाध्याय मूलतः यूपी के थे, जो अजमेर के एकमात्र मुख्यमंत्री रहे, क्योंकि अजमेर पहले केंद्र शासित प्रदेश था। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश से इसको इसमें जिला बनाया गया। तो जब इनके मुख्यमंत्री कौन थे? हरिभाऊ उपाध्याय सॉरी। इसी के साथ ही अपना जो अजमेर जिला है वो समाप्त होता है। अगला अपना नेक्स्ट जिला जो रहेगा वो भिलवाड़ा जिला रहेगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार।